नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का अपना क्लासरूम में स्वागत है। मैं योगेश वगे आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले जो टॉपिक बताया था या उससे रिलेटेड वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहा था कि इसके पश्चात जो आपकी क्लासेस होंगी वह CNT एक्ट पर होंगी और यहाँ से लगातार CNT एक्ट की जो संपूर्ण क्लास है वो स्टार्ट होती है। आज इसका पहला वीडियो है और पहले वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि CNT एक्ट क्यों आया, इसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही और CNT एक्ट आना कितना आवश्यक था और इसे किस प्रकार से लाया गया, कितने अध्याय हैं इसमें, कितने धाराएं हैं इसमें और किसने इसका ड्राफ्ट बनाया, इसके पहले क्या हुई थी जो CNT एक्ट को लाना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां क्या थी जिसके कारण हमारा यह CNT एक्ट आया या इससे संबंधित और क्या क्या एक्ट आए थे। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगेगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो 5 नंबर के प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न यानी कि 10 नंबर के यहाँ से आएंगे। तो CNT एक्ट को आप ऐसे पढ़ें कि आपका 10 नंबर फिक्स हो जाए। दोस्तों, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के क्लासेस चल रहे हैं और सभी जगह पढ़ाई हो रही है CNT की, लेकिन इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक सारे जो वीडियो अपलोड होंगे CNT का, उसे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारे इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़े हैं आपने अभी तक, उससे किसी भी मामले में यह 19 नहीं होगा बल्कि यह 21 ही होगा, क्योंकि इसमें संपूर्ण अध्ययन है आपका और किसी एक किताब से सहारा नहीं लिया गया है। इसमें हमने उड़ान पब्लिकेशन, मनीष रंजन जी की किताब और झारखंड से संबंधित जो किताबें हैं जो हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं या झारखंड में जो उपलब्ध है, उन सभी किताबों का निचोड़ है इसमें और उन सभी किताबों के बाद जो मामला निकल के आता है वो मामले पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले वीडियो में आपको बताया था कि CNT का जो एक्ट है उसे हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला जो तरीका होगा वह है कि यह एक्ट आया क्यों, क्या पृष्ठभूमि रही और किस प्रकार की पृष्ठभूमि थी जो कि इस एक्ट को लाना पड़ा। तो आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है CNT एक्ट के प्रथम अध्याय, जो हमारे अनुसार है। किताब के अनुसार क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे हम पहला अध्याय मान सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में जो मैं अभी बात करूंगा इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं और आने वाले भी हैं। तो देर न करते हुए चालू करता हूं मैं अपना क्लास को। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी कि CNT एक्ट 1908, आप लोग देख पा रहे होंगे, हेडिंग वही दिया हुआ है, CNT एक्ट 1908। तो यहाँ पर और भी एक्ट बने थे, ऐसा सवाल भी आता है। तो हाँ, तो उसमें क्या था, SPT जो है संथाल परगना, वो एक्ट आया था 1949 में और अन्य राज्यों की भूमि संबंधी कानून जैसे बंगाल टेनेंसी एक्ट वगैरह भी यहाँ पर आया था। तो क्या परिस्थिति थी, इस एक्ट को लाने के पीछे का क्या मामला था और क्यों लाया गया इस एक्ट को, इस बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि छोटा नागपुर के जो शासक थे यानी कि महाराजा छोटा नागपुर ने इसकी रजामंदी दे दी थी, तभी यह एक्ट आया था। तो रजामंदी क्यों दे दी, इस एक्ट को रजामंदी देने के पीछे महाराजा का क्या ऐसा मजबूरी रही कि उन्होंने इस एक्ट को मंजूरी दे दी उस समय जबकि वे महाराजा थे। यह बात है ब्रिटिश काल की, यह ब्रिटिश काल के समय की बात है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था लागू थी, अस्थाई बंदोबस्त लागू थी, उस दौरान यह मामला हुआ। यह उसमें क्या था कि 1787 ईस्वी में, सन 1787 ईस्वी में कंपनी ने राजस्व का भुगतान, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है, कंपनी ने राजस्व का भुगतान सीधे राजा पर कर दिया था कि मुझे जो भी राजस्व लेनी है वो मैं राजा से लूंगा। लेकिन
राजा के पास उतनी परिसंपत्तियां थी नहीं। मामला ये बना कि राजा के पास उतनी परिसंपत्तियां थी नहीं कि वो आसानी से सारे लगान को चुका सके। तो यह क्या हो जाता है, अंग्रेज सरकार फिर अगली प्रक्रिया में चली जाती है कि अगर लगान नहीं चुकाया जाए तो आपके राज्य की नीलामी की जाएगी या राज्य के किसी भाग की नीलामी की जाएगी। तो इसी नीलामी के भय से मैंने यहाँ लिखा हुआ, कंपनी के राजस्व भुगतान में असफल रहने के कारण राज्य या राज्य के किसी हिस्से की नीलामी की जा सकती थी। इसी भय से बचने के लिए उन्होंने इस एक्ट को मंजूरी दी। लेकिन चूंकि यह समय दूसरा था, आपका 1787 का आपके मन में सवाल आएगा कि 1787 का बात है और हमारा एक्ट तो 1908 में आया, तो इतने देर में उस समय से क्या ऐसा हो गया था। देखिए, हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। एक्ट आया 1908 में जरूर, लेकिन उसकी जो बुनियाद है वो 1787 में ही रख दी गई थी। तो हुआ क्या था, उसके बाद 1799 में जो राजस्व का भुगतान होता था वह चतरा डीसी यानी चतरा के जो कलेक्टर थे वहां पर किया जाता था। और राजा को इस दौरान यह अधिकार प्राप्त था कि वह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था अपने अनुसार चला सके। यानी कि लगान की आप भुगतान करें चतरा कलेक्टर को और आप अपना प्रशासन अपने व्यवस्था के अनुसार चलाएं। जैसा कि हमने पहले वीडियोज में बताया है, जो यहाँ की शासन व्यवस्थाएं चलती थी, मुंडा शासन व्यवस्था, मानकी शासन व्यवस्था, आपका नागवंशी शासन व्यवस्था, उस प्रकार की आप प्रशासनिक व्यवस्था चला सकते थे, परंतु आपको लगान जो है वह चतरा कलेक्टर को ही देना था। तो लगान आप चतरा कलेक्टर को दे रहे हैं और आप प्रशासनिक काम करेंगे, कैसे कर पाएंगे? आपके पास लगान का जो राशि है वो आपको अंग्रेज सरकार को दे देनी है और प्रशासनिक काम आपको स्वयं करनी है। तो यह परिस्थिति ऐसी थी कि आप वहां पर ना भी नहीं कर सकते थे। यानी कि राजा के पास ऐसी स्थिति आ गई थी कि ना उन्हें इस पार लेना पड़ रहा था, ना ही उस पार जाना पड़ रहा था। यानी कि ना उगलने बन रहा था, ना निगलने बन रहा था। ऐसी परिस्थिति हो गई थी। तो जो 4 जून 1809 में जो अंग्रेजों ने व्यवस्था लागू की वह थाना व्यवस्था थी। उसका नाम थाना व्यवस्था थी। अब क्या हो गया, वो जो नियंत्रण था वो मजिस्ट्रेट के हाथों में चला गया। मजिस्ट्रेट अब इसका नियंत्रण करने लगा। और मजिस्ट्रेट कहाँ का भी नियंत्रण करेगा? छोटा नागपुर का जो नियंत्रण करेगा वो रामगढ़ में बैठा हुआ मजिस्ट्रेट छोटा नागपुर का नियंत्रण करेगा। और लगान की राशि भी इस दौरान बढ़ा दी गई। हुआ क्या कि जमींदार लोग थे, वही लगान को चुकाने के लिए, जो जमींदार को यहाँ पर जो बंदोबस्ती सिस्टम था उसमें जमींदारों को पावर दे दी या जागीरदारों को, तो वे लोग लगान वसूली करने लगे कड़ाई से। जो यहाँ के मूलवासी थे, आदिवासी थे, उन्होंने कहा कि भैया जमीन हमारी है, हमें लगान कितनी देनी है यह निश्चित हमारा महाराजा करेगा। परंतु परिस्थिति इस समय बदल चुकी थी। परिस्थितियां उनके विपरीत थी। महाराजा अब लगान निर्धारित नहीं कर रहे थे, निर्धारित कर रही थी अंग्रेजी सरकार। और लगान का वसूली की जिम्मेदारी जो दे दी थी वो जमींदारों और जागीरदारों को दे दी थी। और जमींदार और जागीरदार जो थे अपने मुनाफा कमाने के लिए मनमानी ढंग से लगान को बढ़ाए और लगान वसूली करने। इसी का एक नतीजा था जो 1831-32 में फूट गया। एक विद्रोह जो 1831-32 में हुआ, आप जानते हैं उस विद्रोह के बारे में, वो लगान व्यवस्था पर ही था। लगान व्यवस्था ऐसी हो चुकी थी कि उसे चुका पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तो ऐसी परिस्थिति में मरता क्या नहीं करता, वो लगान देने में असमर्थ था और लगान की राशि बढ़ाई गई थी, उपज उतनी हो नहीं रही थी। तो वे लोग ने आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। और इस कोल विद्रोह ने पूरे झारखंड के इतिहास को झकझोर के रख दिया। यह कोल विद्रोह
एकदम से सटीक आंसर इसका है कि लगान के विरोध में जो विद्रोह हुआ वह कोल विद्रोह था। लगान नहीं चुकानेंगे, इसी को आधार बना के यह विद्रोह बना था। और इस विद्रोह में यहाँ की जितनी भी जनजातियां थी, है या थी, कहने का मतलब है कि बहुत सारी जनजातियां अभी नहीं है, या उनका माइग्रेशन हो गया, या कोई ईसाई धर्म कबूल कर लिए, जो भी हो, वह उस परिस्थिति का बात मैं करता हूँ 1831-32 की। तो 1831-32 में छोटानागपुर के जितने भी आदिवासी थे, चाहे वो किसी वंश के हो, नागवंशी हो, चाहे मुंडा हो, चाहे जो भी शासन व्यवस्था से रिलेटेड थे, उन लोगों ने एक आंदोलन किया 1831-32 में, जिसको हम कोल विद्रोह कहते हैं। कोल विद्रोह वह विद्रोह था जिसने लगानी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दी, अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दी कि यहाँ कर व्यवस्था को चेंज करना आवश्यक है, परिवर्तन यहाँ जरूरी है, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगी तो हम लगान देना हमारा आवश्यक नहीं है। तो उसी परिवर्तन के दौर में, उसी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो परिणाम निकला वह निकला 1862 में। 1831-32 में जो विद्रोह हुआ उसका एक परिणाम 1862 में दृष्टिगोचर होता है। क्या होता है? अंग्रेजों ने बाबू रखालदास हल्दर की देखरेख में, याद रखेंगे 1862 में बाबू रखालदास हल्दर की देखरेख में भूईहरी सर्वे कराई गई। भूईहरी सर्वे 1862 में, हमेशा याद रखेंगे, भूईहरी सर्वे 1862 में बाबू रखालदास हल्दर, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम। भूईहरी सर्वे किसके देखरेख में की गई थी? बाबू रखालदास हल्दर। भूईहरी सर्वे कब की गई थी? 1862 में। और इस सर्वे से इस सर्वे का जो रिपोर्ट आया वो 1869 में, यानी कि 69 में, 1869 में इसका रिपोर्ट आया और बहुत तरह की चीजें पता चल चुकी थी इस दौरान कि हमारा जो सर्वे है उसका क्या नतीजा निकला। सर्वे का रिपोर्ट कुल मिला के 1869 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथ में लग गई और सरकार ने यह सोच लिया, उसी दौरान यह सोच लिया कि अनुसूचित जातियों, जो यहाँ की अनुसूचित जातियों हैं, उसे भूमि को संरक्षित करने होंगे, उनके भूमि को संरक्षित करना होगा, क्योंकि अगर उनके भूमि को संरक्षित नहीं किया जाएगा तो ये जागीरदार जो है और जमींदार लोग जो हैं उनके भूमि को नीलामी करके अपने अंदर में मिला लेंगे। और इसे ही हम, जो भूईहरी सर्वे जो है, इसे ही हम भूमि संरक्षित करने का जो सीएनटी का पहला कदम इसे ही माना जा सकता है। इसे हम सीएनटी का पहला कदम मान सकते हैं। यानी कि प्रश्न अगर इस प्रकार से आएगा कि सीएनटी का पहला कदम किसे मानेंगे हम, तो हम मानेंगे 1862 की प्रथम जो भूईहरी सर्वे कराई गई उसी को हम मानेंगे आपका सीएनटी का पहला कदम। तो सीएनटी का परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? तो 1879 में, यानी कि 79 में, 1879 में छोटानागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट लगाया गया। यह आ गया उस टाइम 1779, यानी कि 79 ईस्वी में। 1879 में आपका ये आ गया छोटानागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट। ठीक है, तो ये क्या था? यही वो कदम था जो कि 1862 से में जो रखालदास हल्दर की देखरेख में जो भूईहरी सर्वे कराई गई, उसी का एक लागू करने का पहला कदम था 1879 ईस्वी में, यानी कि 1878 में जो छोटानागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट हुआ। उसी दौरान देखा गया कि अब क्या कदम उठाया जा सकता है। तो 1897 में हमने बंगाल टेनेंसी एक्ट के नाम से अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया। अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया और छोटानागपुर का सर्वे भी प्रारंभ कर दिया।
और इसका पहला सर्वे जो है 1902 में हो गया। पहला सर्वे 1902 से शुरू हो गया। यहाँ क्या हुआ कि छोटा नागपुर का पहला सर्वे 1902 में आपका शुरू हो जाता है और 1903 आते आते लगभग सारी जानकारियाँ जितनी भी जानकारियाँ थी लगभग यानी कि 90% जानकारियाँ अंग्रेजों के पास उपलब्ध हो गई। और क्या हुआ, जब जानकारियाँ उपलब्ध हो गई तो उन्होंने एक आदमी है जिनका नाम है जॉन एच हॉफमैन। अब जॉन एच हॉफमैन के बारे में पूरे सीएनटी में पढ़ेंगे। जॉन एच हॉफमैन को अंग्रेजों ने एक काम सौंपा। उन्होंने उसकी अध्यक्षता में एक काम सौंपी कि आप यहाँ पर सीएनटी जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप तैयार करें। और उन्होंने 1903 ईस्वी आते आते, देखिए कितना जल्दी होता है, 1902 में प्रारंभ हुआ सर्वे, 1903 में जानकारी उपलब्ध हो गई और सीएनटी का जो प्रारूप है उसको भी 1903 में ही लगभग तैयार कर ली। बहुत फास्ट काम। 1903 में ही इसका प्रारूप भी जॉन एच हॉफमैन ने तैयार कर लिया। यहां तक आपने जो देखा वह है सीएनटी का इतिहास कि सीएनटी कहां से कैसे आई। अब जो आगे बात करूंगा मैं वह यहां से होगा। कुछ संशोधन हुआ उसमें, जो 1903 में जो आपका प्रारूप हुआ उसमें पूरी तरह से एक ही बार तो प्रारूप को स्वीकृत नहीं किया गया, कुछ उसमें संशोधन हुआ। और संशोधन होने के पश्चात 11 नवंबर, डेट याद रखेंगे, डेट पूछा जाता है, 11 नवंबर 1908 को 11 नवंबर 1908 को 11 नवंबर 1908 को 11 नवंबर 1908 को सीएनटी 1908 सीएनटी 1908 को गवर्नर जनरल, ध्यान रखेंगे गवर्नर जनरल की मंजूरी, किसने मंजूरी दी थी सीएनटी एक्ट को, ध्यान जाएगा, महाराजा वगैरह नहीं, गवर्नर जनरल की मंजूरी दी गई, मंजूरी दे दी गवर्नर जनरल ने। उसके बाद इसे अधिनियमित कर दिया गया। इसके पश्चात इसे अधिनियमित कर दिया गया। इसका ब्लूप्रिंट सर जॉन एच हॉफमैन है, उन्होंने तैयार किया था। इसमें जो सीएनटी एक्ट है इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है, एकदम याद रखेंगे, इसमें 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। हम उन 19 अध्यायों को क्रैक करेंगे और जो जो धाराएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन धाराओं को मैं आपके सामने रखूंगा। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में आया। इसी प्रकार का जो कानून है एसपीटी 1949 में आया और अन्य राज्यों की भूमि संबंधी कानून वो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि बंगाल टेनेंसी एक्ट हो गया। इस टाइप के जो और कानून बने हैं उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हुआ क्या था, कहानी ओवरव्यू में लेते हैं। जो छोटा नागपुर के महाराजा थे उनको बड़ा हुआ लगान देने की स्थिति में नहीं थी, तो उन्होंने सीएनटी एक्ट की मंजूरी दी थी। ऐसी मंजूरी दे दी जिसके बाद पहले क्या होता था, 1799 तक चतरा के कलेक्टर को लगान जाता था। उसके बाद थाना व्यवस्था लागू हो गई। थाना व्यवस्था लागू होने के बाद रामगढ़ मजिस्ट्रेट के पास लगान चला गया। उस दौरान लगान को बढ़ाई गई तो जमींदार और जागीरदारों ने मनमाने ढंग से वसूली करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि 1831-32 में कोल विद्रोह हो गया। कोल विद्रोह होने के बाद अंग्रेज सोचने लगे और 1862 में उन्होंने रखालदास हल्दर 1862 ईस्वी में उन्होंने रखालदास हल्दर की देखरेख में भूयहरी सर्वे कराई और यह सर्वे जो है 1869 ईस्वी तक चली, यानी कि 69 ईस्वी तक चली। और सरकार ने और अनुसूचित जातियों की भूमि को संरक्षित करने का यहीं से फैसला लिया गया और इसी को ही हम सीएनटी एक्ट का पहला कदम मानेंगे। और परिणाम तक क्या हुआ, 1879 ईस्वी में छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट लाया गया, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट आया 1897 में। 1897 में आने के बाद छोटा नागपुर का पहला सर्वे हुआ।
पहला सर्वे हुआ 1902 में, जिसकी जानकारी उपलब्ध होगी 1903 में, और 1903 में ही सीएनटी का प्रारूप तैयार कर लिया जॉन एच हॉफमैन द्वारा। इसको 11 नवंबर 1908 में 11 नवंबर 1908 में गवर्नर जनरल की मंजूरी मिल गई। और सर जॉन हॉफमैन ने इसे तैयार किया था। इसमें कुल 19 अध्याय है और 2 से 71 धाराएं हैं। इतना पॉइंट आप गांठ बांध लें, इससे एक प्रश्न तो आना ही आना है और ज्यादा भी प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए, ये यहाँ पर आपका सीएनटी एक्ट का पार्ट 1 जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था वो बात हो गई। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वह अध्यायवार होगा और जितने भी वीडियो बनेंगे वो सीएनटी एक्ट से रिलेटेड होंगे। अभी से कुछ क्लासेस सीएनटी एक्ट पे चलेगी और साथ ही अगर हम कोशिश करेंगे तो आपका लोक प्रशासन और आपका राज्य व्यवस्था को प्रारंभ करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। 2-3 दिन इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम रहने की वजह से तार टूट गया था, ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा था, इस कारण से वीडियो वगैरह अपलोड नहीं हो पाया। आज से फिर कंटिन्यू है, लगातार वीडियो मिलेंगे। आपने जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, क्योंकि यहाँ से क्लास सीरियस चलेगी और जेपीएससी की परीक्षा तक लगभग आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद। जोहार।